3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तान द्वारा बमबारी की गई। इस बमबारी का जवाब देने के लिए अरब सागर में तैनात युद्धपोतों को दिल्ली से आगे बढ़ने का आदेश मिला। नौसेना के वेस्टर्न कमांड ने 4 दिसंबर को 3 युद्धपोतों का एक समूह तैयार किया और ये तीनों युद्धपोत कराची बंदरगाह से 450 किलोमीटर आगे बढ़े। उस समय पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के पास रात में बमबारी करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए रात के अंधेरे में ही भारतीय युद्धपोत कराची बंदरगाह से रात 10:30 बजे के आसपास लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर आकर रुके। यहीं से नौसेना ने पाकिस्तान के सभी टारगेट की पहचान की। INS निर्घाट ने पहला मिसाइल पाकिस्तान के PNS खैबर पर दागा। भयंकर हाहाकार मच गया और खैबर में पाकिस्तान के 222 नौसैनिक पानी में डूबकर मारे गए। पेट्रोल और डीजल का सारा भंडार नष्ट हो गया। कराची बंदरगाह को केवल 3 युद्धपोतों ने तहस नहस कर दिया और बिना किसी जान की हानि के युद्धपोत भारतीय सीमा में वापस लौट आए। यह वही दिन था जब पाकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में 1971 के युद्ध की शुरुआत की थी। वही दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को नष्ट कर दिया। इसे ही ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया। बाद में यही 4 दिसंबर का दिन नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब कराची बंदरगाह एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि तुर्की का युद्धपोत कराची बंदरगाह पर पहुंचा है। भारत ने INS विक्रांत सहित दर्जनों युद्धपोत का बेड़ा कराची से 700 किलोमीटर दूर अरब सागर में तैनात किया है। इसके बाद पाकिस्तान के बंदरगाह पर भी तुर्की का जहाज पहुंचा। लेकिन क्या वास्तव में तुर्की का जहाज INS विक्रांत की तुलना करने लायक है? कराची बंदरगाह हर युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है और समुद्र में किसकी ताकत कितनी है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का लगभग 70% व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। 80% पेट्रोल और डीजल इसी बंदरगाह से आता है और आगे देश में पहुंचाया जाता है। कराची बंदरगाह पर नियंत्रण का मतलब है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। यह एक सरल गणित है। 1971 के युद्ध में भी भारतीय नौसेना ने यही अभियान सफल किया और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कमी पैदा हुई। पाकिस्तान की पूरी समुद्री सुरक्षा ध्वस्त हो गई। दिसंबर 1971 में युद्ध के बादल मंडराने के बाद ही नौसेना ने अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी थी। INS निपट, INS निर्घाट और INS वीर, इन युद्धपोतों के समूहों को कराची बंदरगाह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 3 युद्धपोतों के बेड़े में INS निर्घाट ने पहला मिसाइल दागा और पाकिस्तान के खैबर युद्धपोत के बॉयलर को उड़ा दिया। घबराए पाकिस्तान के सैनिकों ने मुख्यालय को संदेश भेजा, लेकिन भ्रम में गलत संदेश पहुंचा और कोई मदद नहीं मिली। खैबर अभी भी तैरता हुआ देखकर INS निर्घाट ने दूसरा मिसाइल दागा और खैबर का दूसरा बॉयलर भी उड़ा दिया। पाकिस्तान का यह विशाल युद्धपोत कराची बंदरगाह के पानी में 222 सैनिकों के साथ डूब गया। निर्घाट ने अपना काम पूरा करने के बाद INS निपट ने बंदरगाह के पश्चिम में रात 11 बजे 2 टारगेट आइडेंटिफाई किए और 2 स्टिक्स मिसाइल दागे। पहले मिसाइल ने वीनस चैलेंजर नामक कार्गो जहाज को उड़ा दिया, क्योंकि इस कार्गो जहाज में पाकिस्तान सेना के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद आ रहा था। कराची बंदरगाह से पश्चिम में 44 किलोमीटर पर यह जहाज डूब गया। दूसरे मिसाइल ने PNS शाहजहां नामक पाकिस्तानी युद्धपोत को क्षतिग्रस्त कर दिया। वही INS वीर ने भी 11:20 पर अपना टारगेट आइडेंटिफाई किया और PNS मुहाफिज को 34 सैनिकों के साथ डुबो दिया। इसी दौरान INS निपट ने कराची बंदरगाह की दिशा में बढ़ना शुरू किया और ऑयल टैंक उड़ा दिया, जिससे पूरे पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई। इस अभियान के बाद तीनों युद्धपोत नजदीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचे। पाकिस्तानी वायु सेना ने इस हमले का जवाब देते हुए भारत के ओखा द्वीप पर हमला किया, लेकिन इस हमले का पूर्वानुमान पहले से था और इसीलिए सभी युद्धपोतों को दूसरे बंदरगाह पर स्थलांतरित कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में न तो कोई युद्धपोत खोया और न कोई सैनिक। इस अभियान के कप्तान और वाइस एडमिरल गुलाब मोहनलाल हीरानंदनी को नौसेना पदक, जबकि इस पूरे अभियान की योजना बनाने वाले बबरूभान यादव को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस अभियान के महत्वपूर्ण अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। यह कहानी 1971 के युद्ध की है, लेकिन कराची बंदरगाह पर हुआ हमला आज भी पाकिस्तान के लिए एक काली रात की जैसा है, क्योंकि इस हमले में 250 से अधिक नौसैनिक मारे गए।
बड़े बड़े युद्धपोत भी गए और सेना के लिए मंगवाया गोला बारूद भी खो दिया गया। इसलिए जब भी तनाव की स्थिति बनती है तो पहले कराची बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। पहलगाम हमले के बाद तनाव की स्थिति बनने पर नौसेना ने आईएनएस विक्रांत इस विमानवाहक युद्धपोत को अरब सागर में तैनात किया। इसके तुरंत बाद खबर आई कि तुर्की ने अपना जहाज कराची बंदरगाह पर भेजा है। लेकिन क्या वास्तव में आईएनएस विक्रांत और तुर्की के जहाज की तुलना की जा सकती है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कराची बंदरगाह आईएनएस विक्रांत की पहुंच में है। आईएनएस विक्रांत को एक फ्लोटिंग एयरबेस के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र तट से दूर लड़ाकू विमान समुद्र में उतारने की क्षमता इसमें है। जब आईएनएस विक्रांत समुद्र में यात्रा शुरू करता है तो उसके साथ दर्जनों पनडुब्बियां और छोटे युद्धपोत होते हैं, जबकि आईएनएस विक्रांत को स्काउट करने वाले युद्धपोत भी अलग होते हैं। दूसरी ओर तुर्की ने जो जहाज भेजा है उसका उपयोग केवल पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, जबकि तुर्की के जहाज का केवल 2400 टन। आईएनएस विक्रांत पर 1600 लोगों का क्रू रह सकता है, जबकि तुर्की के जहाज पर केवल 93 लोगों का। आईएनएस विक्रांत से 800 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है, यानी भारतीय नौसेना का बेड़ा जहां खड़ा है वहां से भी कराची बंदरगाह उनकी पहुंच में है। इसलिए दोनों युद्धपोतों की तुलना भी नहीं की जा सकती। 1971 के युद्ध का इतिहास देखिए तो कराची बंदरगाह को उड़ाने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी और पाकिस्तान का आत्मविश्वास डगमगाया, क्योंकि जहां से हथियार और ईंधन आने वाला था उस जगह को भारत ने युद्ध के पहले दिन ही नष्ट कर दिया था। भारतीय नौसेना में कुल 67,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 25,000। भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विशाल विमानवाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास खुद का एक भी विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। पाकिस्तानी नौसेना के पास वो साइबर सिक्योरिटी और अत्याधुनिक रडार भी नहीं है जो युद्ध के समय में गेम चेंजर मानी जाती है। कराची बंदर पर तुर्की का जहाज लाना पाकिस्तान की एक चाल है, जिससे दुनिया भर में मैसेज दिया जाए कि हमारे साथ भी कुछ देश खड़े हैं। इस पर बात करें भारतीय नौदल की तो कराची अब गुजरात के ओखा बंदर से ज्यादा दूर नहीं दिखाई देता। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं।